शिवनगर राज्य के एक छोटे से गांव में सोहन और समीर नाम के दो दोस्त रहते थे। सोहन हमेशा गरीबों की मदद और भलाई करने में विश्वास रखता था, जबकि उसका दोस्त समीर इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक दिन की बात है, सोहन और समीर गांव के चौपाल पर खड़े थे। तभी समीर ने सोहन से कहा, अरे ओ मेरे प्रिय मित्र सोहन, अरे तुम जितनी कमाई दूसरों की भलाई में लगा देते हो ना, एक दिन बड़ा नुकसान उठाओगे। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, समझ में आ रहा है ना? सोहन मुस्कुराते हुए बोला, अरे समीर, क्या तुमने वह कहावत नहीं सुनी? कर भला तो हो भला। अगर मैं किसी का बुरा नहीं करता तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा भाई? याद रखना समीर, तुम अगर किसी मजबूर गरीब की मदद करोगे तो वह लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। ओहो, अच्छा, वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा? अरे मेरे भाई, ये सारी बातें बुजुर्गों के मुंह से अच्छी लगती हैं। देखो, मैं आज भी कहता हूँ कि तुम्हारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है, लेकिन तुम उसे बेचकर आधे से ज्यादा पैसे यूं ही बर्बाद कर देते हो। तुम में भलाई करने का कीड़ा जो है। समीर की बात सुनकर सोहन कुछ नहीं बोला और मुस्कुराता हुआ अपने घर चला गया। उसे पता नहीं था कि समीर भीतर ही भीतर उससे जलने लगा था। सोहन के जाने के बाद समीर गुस्से में बोला, एक तो इसकी फसल सबसे अच्छी होती है और ऊपर से यह गांव में भलाई का ढिंढोरा पीटता रहता है, जिससे लोग इसे सम्मान देते हैं, जबकि मुझे कोई नहीं पूछता। अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। एक तो यह मेरी एक भी नहीं सुनता। अब मैं भी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। यह सब सोचकर समीर कुछ देर बाद अपने घर चला गया। क्या बात है? आपके चेहरे पर गुस्सा क्यों दिख रहा है? अरे क्या बताऊं शांति, ये जो कुछ भी है ना, सब अपने मित्र सोहन की वजह से है। उसने नाक में दम कर रखा है। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा। अरे शांति, तुम तो जानती हो कि सोहन की फसल गांव में सबसे अच्छी होती है और वह फसल बेचकर आधे से ज्यादा धन दिखावे के लिए लोगों की भलाई में लगा देता है, जिससे गांव के लोग कितना उसका सम्मान करते हैं। और मेरा क्या? अरे मेरा तो बिल्कुल भी नहीं करते। लोग पूछते तक नहीं मुझे। जल भुन जाता हूं मैं अंदर से। अरे काश ऐसा हो जाता कि सोहन की उपजाऊ जमीन उससे छिन जाती, तो उस दिखावेबाज की अक्ल ठिकाने आ जाती, तब समझ में आता उसे। अच्छा, तो ये बात है, इसके लिए तो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अरे मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोल रही हो तुम? अजी, तुम्हारा मित्र जमींदार है। जमींदार के पास बैठकर भी तुम्हारे अंदर कुछ बुद्धि नहीं आई? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने मित्र सोहन को जमींदार से कर्ज लेने के लिए उकसाओ। क्या? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना शांति? सोहन के पास उपजाऊ जमीन है, धन है। आखिर वह मेरे कहने पर जमींदार से कर्ज क्यों लेगा? तुम्हारी बुद्धि तो बेबुद्धि ही है। अब मेरी बात गौर से सुनो। इतना कहकर शांति समीर के कान में आहिस्ता से कुछ बताने लगी। शांति की बात सुनकर समीर मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, अरे वाह शांति, वास्तव में पहले तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। वाह, क्या बात है, बीवी हो तो ऐसी। अगले दिन समीर जमींदार के पास गया और बोला, नमस्ते जमींदार जी, इस गांव की हर जमीन पर लगभग आपका ही कब्जा है, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे कि मेरे मित्र सोहन की जमीन। जमींदार साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि वह बहुत ही उपजाऊ जमीन है। आप उसकी जमीन पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते? फिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसके खेत पर कब्जा कर लूं? क्योंकि मुझे सोहन का भलाई का दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं। सुनो जमींदार, मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे आप सोहन की जमीन पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। हाँ, तो ठीक है। मैं भी सोहन की जमीन पर कब्जा करने के सपने दिन रात देखता रहता हूँ। लगता है कि अब जल्द सच होने वाला है। चलो, अब तुम मुझे जल्दी से बताओ कि योजना क्या है। तो सुनो जमींदार, आप अपने किसी बूढ़े नौकर को सोहन के घर भेज दीजिए, जिसे सोहन न जानता हो और न कभी देखा हो। वह बूढ़ा सोहन से अपनी बेटी का विवाह न होने का दुखड़ा रोएगा और उससे धन मांगेगा। वह इतना धन मांगेगा कि सोहन के बस के बाहर की बात होगी। अब जैसा कि मैं सोहन का स्वभाव जानता हूँ, वह उस बूढ़े को मना नहीं करेगा और मैं वहां मौजूद रहूंगा ताकि सोहन को आपसे कर्ज लेने की सलाह दे सकूं। एक बार सोहन ने आपसे कर्ज ले लिया
उसके बाद तो उस कर्ज पर भारी ब्याज लगाते रहना। और इस मामले में तो आपका कोई जवाब नहीं है। क्या कहते हैं जमींदार साहब, सही कहा ना? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अरे मान गए समीर, तुम्हारी खोपड़ी का जवाब नहीं भाई। एक बार वह मुझसे कर्ज ले ले, फिर वह कभी उसे उतार नहीं पाएगा। ठीक है, तो मैं अभी सोहन के घर जा रहा हूँ। आप किसी बूढ़े नौकर को भेज दीजिए, और हाँ, ऐसे बूढ़े नौकर को भेजना जिसे सोहन जानता ना हो। कुछ ही देर में समीर सोहन के घर पहुंच गया और उससे बातें करने लगा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति सोहन के घर आकर रोते हुए बोला, मैं दूसरे गांव से आया हूं बेटा। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है कि तुम लोगों की भलाई का काम करते हो, लोगों की मदद करते हो, और मैं अभी बहुत समस्या में हूँ। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, बोलो तुम्हारी क्या समस्या है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अरे बेटा, कल मेरी बिटिया का विवाह होना है, मगर आज मेरे घर पर चोरी हो गई। मैंने बिटिया के विवाह के लिए जितने भी गहने बनवाए थे, वे सब के सब चोरी हो गए बेटा। मैं महाराज के पास भी मदद मांगने गया था, परंतु महाराज कहाँ हम जैसे छोटे मोटे लोगों की मदद करते हैं, कोई मदद नहीं की। अब केवल एक ही रास्ता है, या तो तुम मेरी सहायता करो या फिर मैं जाकर आत्महत्या कर लूं। मेरे बस का नहीं हो रहा कि अब कुछ और करूं बेटा, क्या करूं मैं? बाप रे, यह तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ बाबा। लेकिन बाबा, विवाह के लिए तो बहुत धन की आवश्यकता होगी, और मेरी तो अभी फसल भी नहीं कटी है। इतना सारा धन मैं कैसे और कहां से लाऊंगा? अरे, तो चिंता क्यों करते हो सोहन? जमींदार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तुम तब तक उससे कर्ज ले लो, और जब तुम्हारी फसल कटे तो तुम उसका कर्ज चुका देना, बस। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। समीर, चलो अभी जमींदार जी के पास चलते हैं। बाबा, आप यहीं रुको, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। सोहन समीर के साथ जमींदार की हवेली चला गया और जमींदार को सारी बात बता दी। जमींदार मुस्कुराते हुए सोहन से बोला, सोहन, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए उतना धन दे सकता हूँ जितना तुम मांग रहे हो, मगर भैया 1 महीने के बाद मुझे मेरा धन वापस चाहिए। सीधी बात है, अगर 1 महीने से देरी की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ ठीक है जमींदार जी, आप चिंता मत करो, कुछ दिन बाद मेरी फसल कट जाएगी, उसके बाद आसानी से आपका सारा धन लौटा दूंगा। उसके बाद जमींदार ने सोहन को मुहरें पकड़ा दी। सोहन ने खुश होते हुए घर पर जाकर उस बूढ़े व्यक्ति को मुहरें दे दी। वह बूढ़ा व्यक्ति सीधे जमींदार की हवेली चला गया और जमींदार के पास जाकर बोला, जमींदार साहब, आपका धन घूम फिर कर आपके ही पास आ गया, रख लीजिए। जमींदार बोला, हाँ, अरे समीर ने बहुत ही अच्छी योजना बनाई है भाई, हमारा तो दिल खुश हो गया। मेरा धन भी मेरे पास वापस आ गया और सोहन मेरा कर्जदार भी बन गया। वाह भाई वाह। समय ऐसे ही बीतता रहा। कुछ दिन बाद सोहन अपनी फसल काटकर राज्य में बेच आया और जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए जमींदार की हवेली पर पहुंच गया। यह लीजिए जमींदार जी, मैंने आपसे जितना कर्ज लिया था उतना मैं वापस कर रहा हूँ, लीजिए। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना सोहन? अरे भाई, तुम जो धन मुझे वापस कर रहे हो वह तो असल है। अरे भैया, मुझे ब्याज भी चाहिए, ब्याज। यह सुनकर सोहन पूरी तरह चौंक पड़ा। इसमें ब्याज कहाँ से आ गया? वाह वाह, ब्याज कहाँ से आ गया? तो क्या मैंने तुम्हें कर्ज देने का ठेका ले रखा था क्या? मुझे कीड़ा काट रहा था कि तुम्हें पैसा दूं। देख सोहन, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा धन ब्याज के साथ वापस चाहिए, सूद समेत, ठीक है? बताइए आपका कितना ब्याज होता है, मैं आपका ब्याज भी लौटा दूंगा। बताता हूँ। बाप रे, इतना भारी ब्याज? यह तो सरासर अन्याय है जमींदार। इतना भारी ब्याज तो मैं अपना खेत बेचकर भी नहीं चुका सकता। कान खोलकर सुन लो सोहन, तुम्हारा खेत अब तुम्हारा नहीं, मेरा हुआ। जब तक तुम मेरी रकम सूद समेत नहीं लौटा देते,
तब तक तुम्हारे खेत पर मेरा कब्जा रहेगा। बस बात खत्म। अभी निकल जाओ यहां से। क्या यह तुम मेरे साथ सरासर धोखा कर रहे हो जमींदार? तुम देखना, इसकी शिकायत मैं महाराज से करूंगा। अगले दिन सोहन शिवनगर राज्य के राजा शिवाजी के महल में पहुंच गया और सारी घटना राजा शिवाजी को बताते हुए बोला। महाराज की जय हो। महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरी सहायता कीजिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फिर सोहन अपनी सारी बात राजा को बताता है। ये सब सुनकर राजा बोले, हाँ, तुमने जो बताया उसे सुनकर तो मुझे भी क्रोध आ रहा है, परंतु मैं जमींदार और तुम्हारे मित्र समीर को भी महल में बुलाऊंगा। पहले उनसे भी समझूंगा। कुछ देर बाद समीर और जमींदार राजा शिवाजी के सामने खड़े हुए थे। राजा शिवाजी जमींदार से बोले, सोहन ने मुझे बताया कि तुमने अपनी मर्जी से भारी ब्याज लगाकर सोहन का खेत हड़प लिया। अरे रे, ये तो सरासर मेरे ऊपर झूठा आरोप है महाराज। अरे ये सोहन झूठ बोल रहा है महाराज। ब्याज की बात करने के बाद ही मैंने इसे रकम दी थी। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो आप समीर से पूछ लीजिए ना। समीर तो... क्या यह सत्य है समीर? जी महाराज, जमींदार सच बोल रहा है। सोहन ने पैसे लेने से पहले ब्याज के लिए हामी भरी थी। अरे तुम यह क्या कह रहे हो समीर? हाँ, सही तो कह रहा हूँ। हाँ सोहन, भला मैं तुम्हारे लिए झूठ क्यों बोलने लगा? वैसे भी मैं तुम्हारे गांव में तुम्हारी प्रशंसा सुन सुनकर तंग आ चुका हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, सीधी बात यह है कि सोहन एक झूठा व्यक्ति है। यह अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देता है। ऐसा गांव के लोग समझते हैं, परंतु मैं जानता हूं महाराज कि यह सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करता है। हाँ, ताकि लोग आपको नहीं बल्कि इसे अपना राजा समझे। चालाक है यह महाराज। नहीं महाराज, यह सरासर झूठ बोल रहा है महाराज। ऐसा कुछ नहीं है। तुम यह बताओ कि क्या यह सत्य है कि तुम अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देते हो? जी महाराज, यह सत्य है। अरे तो क्या तुम अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझते हो? अरे इस राज्य के राजा हम हैं। लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर तुम लोगों को अपनी रकम लुटाने के बजाय समझदारी से काम लेते तो आज तुम्हारे पास इतना धन होता कि तुम इस जमींदार के पैसे ब्याज के साथ भी लौटा देते। महाराज, मैं जानता हूं कि सोहन के पास अब कुछ नहीं बचा। सोहन मेरे गांव का है, इसलिए इसके बुरे काम को देखते हुए भी मुझे इस पर तरस आ रहा है। आखिर है तो बेचारा अपने गांव का ही ना। एक काम हो सकता है, मेरी एक जमीन पड़ी हुई है, अगर आप चाहें तो। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि सोहन अब कभी भी मेरी रकम ब्याज सहित लौटा नहीं सकता। यह तो आप देख ही चुके हैं। अब यह है कि मैं चाहता हूं कि आप स्वयं यह ऐलान कर दें कि आज से सोहन का खेत मेरा हुआ और मेरे पास एक छोटा सा खेत है। मैं वो सोहन को देना चाहता हूं। इतना तो मैं कर ही सकता हूं। क्या कहीं तुम उस छोटे से खेत के टुकड़े की बात तो नहीं कर रहे हो जो कि बंजर पड़ा हुआ है? हाँ, तुमने सही पहचाना। वही खेत मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अब भला इससे ज्यादा मैं क्या करूं? खेत तो खेत है महाराज। बस ठीक है, आज से सोहन का खेत जमींदार का हुआ और जमींदार जो खेत का टुकड़ा सोहन को दे रहा है वह सोहन का हुआ। बस अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। सोहन मायूस होकर अपने घर आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सोहन की पत्नी कामिनी ने पूछा, आखिर आपको लोगों की भलाई करके क्या मिला? आप तो सड़क पर आ गए। नहीं कामिनी, नहीं, मुझे अभी भी उसी कहावत पर विश्वास है, कर भला तो हो भला। वो सब तो ठीक है, पर हमारा उपजाऊ खेत हमसे छीन गया। उस जमींदार ने हमसे छल करके अपना बंजर जमीन का टुकड़ा हमें दे दिया। क्या आप उस पर खेती कर पाएंगे? मुझे जमींदार से कोई शिकायत नहीं है कामिनी। अरे वह तो नियत का मारा है ही।
मुझे तो दुख इस बात का है कि मैं अपने मित्र समीर को नहीं समझ पाया। वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। अगले दिन सोहन जमींदार के दिए बंजर खेत पर पहुंच गया। तभी उसने देखा कि बंजर जमीन के पास घनी झाड़ियों में 2 सैनिक चुपके बैठे हुए थे। सोहन धीरे से उनके पास गया और एक पेड़ के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। पहला सैनिक बोला, क्या तुमने योजना ठीक से बना ली है? कहीं ऐसा ना हो कि हम राजा के महल में पकड़े जाएं। अरे भाई चिंता मत करो, राजा शिवाजी का महामंत्री हमसे मिला हुआ है। रात में हमें महल का मुख्य दरवाजा खुला मिलेगा। आज रात हम दोनों राजा शिवाजी की हत्या करके वापस आ जाएंगे। बस हो गया हमारा काम, चलो। इतना कहकर वे दोनों सैनिक वहां से चले गए। उनके जाते ही सोहन बोला, अरे महाराज की जान तो खतरे में है, मुझे कुछ करना होगा। यह सोचकर सोहन दौड़ता हुआ राजमहल की ओर चला गया। राजा शिवाजी ने सोहन की बात सुनकर तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया। उस रात राजद्रोहियों को पकड़ लिया गया। कुछ दिनों बाद सोहन अपने बंजर खेत पर हल चलाने लगा। तभी उसे लगा कि जमीन के नीचे कोई भारी वस्तु कुछ दिनों बाद सोहन अपने बंजर खेत पर हल चलाने लगा। तभी उसे लगा कि जमीन के नीचे कोई भारी वस्तु दबी हुई है। उसने फावड़े से खोदना शुरू किया और देखा कि एक पुराना संदूक दबा हुआ है। जब उसने संदूक खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। संदूक सोने, हीरे और मोतियों से भरा था। सोहन संदूक लेकर घर आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। कामिनी बोली, आप बिल्कुल सही कहते थे, कर भला तो हो भला। आपकी जो जमीन जमींदार ने हड़प ली थी, अब तो आप उस जैसी सैकड़ों जमीनें खरीद सकते हैं। लेकिन सोहन नहीं जानता था कि समीर भी उनकी बातें सुन रहा था। समीर ने झांक कर देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। वह बोला, बाप रे, ये तो फिर से बहुत ज्यादा धनवान हो गया। मुझे ये बात तुरंत जमींदार को बतानी पड़ेगी। समीर तुरंत जमींदार के पास गया और बोला, जमींदार, तुमने जो बंजर खेत सोहन को दे दिया था, उसी में एक बहुत बड़ा खजाना निकला है। उसमें सोने चांदी के साथ हीरे मोती भरे हुए हैं। वो सारा धन तो तुम्हारा हुआ ना? अगर ऐसी बात है तो मैं वह बक्सा सोहन से वापस ले लूंगा। अरे वो तो मेरा ही है भाई। जमींदार और समीर सोहन के घर पहुंचे। जमींदार गुस्से में बोला, अरे सोहन, मुझे मेरा बक्सा वापस दो। वो सोने चांदी से भरा बक्सा मेरी बंजर जमीन पर निकला है। लाओ, मुझे वापस करो। बकवास बंद करो जमींदार। तुमने वह जमीन महाराज के सामने स्वयं मेरे नाम कर दी थी। अब उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। उस जमीन से चाहे सोना निकले या मिट्टी, उस पर मेरा हक है। सीधी सी बात है। इसके बाद जमींदार और समीर दौड़ते हुए राजमहल पहुंचे। जमींदार ने राजा शिवाजी से कहा, रो, महाराज की जय हो। अरे महाराज, आपने सोहन की जो उपजाऊ जमीन मेरे नाम की थी और मैंने उसे जो बंजर जमीन का टुकड़ा दिया था, उसमें एक बहुत पुराना सोने चांदी से भरा बक्सा गड़ा हुआ था जो सोहन को मिला है। वह अभी उसे लौटाने से मना कर रहा है। कुछ ही देर में सोहन भी वहां आ गया। राजा शिवाजी ने पूछा, जमींदार बता रहा है कि तुम्हारी बंजर जमीन पर खजाना निकला है। अब वह जमीन किसकी है? महाराज, जमींदार अभी भी झूठ बोल रहा है। बक्सा उसकी बंजर जमीन से निकला है और आपने स्वयं ऐलान किया था कि वह जमीन अब मेरी है। तभी राजकुमार वीर वहां आए और सोहन को देखकर चौंक गए। उन्होंने राजा से कहा, पिताजी, ये तो वही इंसान है जिसने आपकी जान बचाई थी। कल जो गुप्तचर पकड़े गए थे, उनकी सूचना इसी ने दी थी। आस्तीन का सांप हमारा महामंत्री है जो आपको मारना चाहता था। उसके बारे में भी इसी ने बताया था। सोहन, जब तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण सूचना मिली थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तुम चाहते तो इसके बदले में मुझसे बहुत सारा धन ले सकते थे। महाराज, मेरे पिता ने मुझे हमेशा यही सिखाया था, कर भला तो हो भला। आपकी जान बचाना मेरा कर्तव्य था। सच्चा मनुष्य वही होता है जो भलाई के बदले कुछ नहीं मांगता। हाँ, इस इंसान की सच्चाई मुझे समझ में आ चुकी है और मुझे अफसोस है कि मैंने इसके साथ अन्याय किया।
फिर राजा ने जमींदार और समीर की ओर देखकर कहा, सच बताओ, नहीं तो तुम दोनों की गर्दन धड़ से अलग करवा दूंगा। दोनों डर गए और सारी सच्चाई बता दी। राजा ने आदेश दिया, सैनिकों, इन दोनों को कारागार में डाल दो, ले जाओ इन्हें यहाँ से। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि और भी अच्छी अच्छी कहानियां देख पाए। धन्यवाद।